So welcome everyone in the new session of class 9. I am your biology teacher. I am going to have a new session with a new chapter, that is improvement in the food resources. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? बेसिकली इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने फूड सोर्सेज पे डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने फूड की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज से हमको फूड ऑब्टेन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम अपने फूड के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। पहली लाइन क्या बोलती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए? फूड। क्यों? क्योंकि फूड हमें सर्वाइव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स और वो न्यूट्रिएंट्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज करके हम क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बेसिकली हमको हमारे फूड से ऑब्टेन होते हैं, और इनको यूज करके हम अपने बॉडी की नीड को फुलफिल करते हैं, साथ ही साथ एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जिस एनर्जी का यूज करके हम अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हेल्थ, ये सारी चीज़ों के लिए हमें ये न्यूट्रिएंट यानी कि फूड हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, द नीड फॉर द फूड इज इंक्रीजिंग विद द रैपिडली इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमको फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा ताकि हम सारी डिमांड को फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो वी नीड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस and animal husbandry as it is important to increase the food production without degrading environment. Very important line, note it down. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को खराब किए हम अपने फूड के रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट लाए, इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल फार्मिंग। ठीक है, इसको सस्टेनेबल फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बेसिकली जानना है कि हम किस तरीके से अपने फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। ठीक है, और वो भी इस प्रकार से कि जहाँ पे हम अपने नेचर को बिना डैमेज पहुँचाए अपने फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। ऐसा नहीं कि फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम अपने नेचर के सारे रिसोर्सेज को यूज कर डालें, ऐसा नहीं है। नेचर का ख्याल रखते हुए हम अपने फूड को इंक्रीज करें। ठीक है, तो हम पता है क्या करते हैं? फूड हमें अगर कौन कौन से सोर्स मिलते हैं? पहली बात तो ये, पहला सोर्स है हमारा फूड का प्लांट, और प्लांट यानी कि एग्रीकल्चर। दूसरा सोर्स होता है एनिमल्स। ठीक है, यहाँ से हम अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी हम अपने फूड की सोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल ही हमको फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको प्लांट के बारे में डिस्कशन करना है कि प्लांट किस तरीके से हमें फूड प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे? पहले तो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर में भी स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्रॉप सीजन जानना। ठीक है, खेती करने से पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि जिस फसल की खेती हम करने वाले हैं क्या वो इस सीजन में एडिक्वेट है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे हम अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी तो हमारी पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? अपने एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने से पहले जिस क्रॉप की हम क्रॉपिंग करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो जानी चाहिए कि ये कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन पे परफेक्टली ग्रो की जा सकती है। ठीक है, तो क्रॉप सीजन में हमें यही बेसिकली जानना है कि कौन से सीजन में कौन सी टाइप की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ठीक है, उसका भी रीज़न ये है कि डिफरेंट क्रॉप्स जो होती है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में और डिफरेंट टेम्परेचर फोटो पीरियड्स रिक्वायर करती हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए, अलग अलग टाइप का टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सके। ठीक है, और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। जब उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो हमें फूड ऑब्टेन होता है। ठीक है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द रेनी सीजन, और उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन और फोटो पीरियड के बेसिस पे क्रॉप्स को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स में डिवीजन करते हैं। पहला टाइप एक जो रेनी सीजन में हो रही है और एक जो मानसून विंटर सीजन में होती है। ठीक है, रेनी सीजन बोलो या इसे मानसून भी कह सकते हैं। ठीक
ठीक है, रेनी या फिर मानसून सीजन में जो भी क्रॉप उगती है उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और जो हमारे विंटर सीजन में ग्रो की जाती है उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप का सीजन कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, तो जून टू अक्टूबर के रेंज में जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो होती है हमारी खरीफ क्रॉप्स। उसमें कौन से क्रॉप्स आती हैं, तो पहली हमारी पैडी क्रॉप्स, सोयाबीन, पिजन की, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सारी हमारी कैसी क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती है, जो विंटर सीजन में क्रॉप्स ग्रो की जाती है, इसका रेंज सीजन क्या है, नवंबर टू अप्रैल, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। फिर अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरीके से हम राइस की खेती कर रहे हैं, चावल की उगाई कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम दूसरे अनाजों की भी खेती करने लगेंगे तो वो हमारी क्रॉप डैमेज हो जाएगी, क्योंकि राइस में बहुत हाई अमाउंट वाटर चाहिए होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन वीट में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो हम अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस फार्मिंग इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। जब भी हम फार्मिंग करने जाते हैं तो हम बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाते हैं, और ऑब्वियसली हमें इन 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला, चूजिंग द सीड्स टू बी प्लांटेड, मतलब सबसे पहला स्टेप कि एक अच्छा सीड सेलेक्ट करना, एक अच्छे सीड की सिलेक्शन होती है। अगर हमारा सीड अच्छा होगा तो हमारी क्रॉपिंग भी अच्छी होगी, लेकिन अगर हमारा सीड डैमेज होगा तो कहीं ना कहीं हमें क्रॉप फेलियर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात होती है कि हमें गुड सीड चाहिए होती है, ठीक है। गुड सीड्स कैसे मिलते हैं, गुड सीड्स हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे सीड्स हैं, हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से गुड है कौन से बैड, तो बेसिकली क्या करना चाहिए, एक वेसल में वाटर फिलअप करो, उसमें वो सारे सीड्स इंसर्ट करो। ये है वाटर, इसमें मैंने सारे सीड्स डिप कर दिए। जो भी सीड बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा वो गुड सीड होता है, और जो फ्लो करने लगता है, फ्लोट ऑन द सरफेस, वो एक बैड सीड होता है। यहाँ से तुम बैड सीड और गुड सीड को सेपरेट कर लो, जो गुड सीड है बाद में उनकी शोइंग करके अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कंटिन्यू, ठीक है। दूसरा ये मेथड होता है कि अगर हमारे पास अलग अलग प्लांट्स हैं तो उनसे हम नए सीड्स बना सकते हैं, ठीक है। अपनी साइंस की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नए नए सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और उस टाइप के सीड्स को हम कहते हैं हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन या फिर जीन मॉडिफिकेशन, जीन मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये 2 प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अच्छे सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप अपना क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, वैसे ही हमारे क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स को इनकल्फ करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करने की प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो उन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, लेकिन हम जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, फूड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। और प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर, ठीक है। हम अपना न्यूट्रिशन फूड के फॉर्म में लेते हैं और वो मैन्योर और फर्टिलाइजर। तीसरा पार्ट ये होता है हमारा कि जो क्रॉप हम उगा रहे हैं, ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर है उसकी सेफ्टी मेंटेन करना, उसे सिक्योर करके रखना। और जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाए, जब उसका स्टोरेज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखना और अपने सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखना, ये होता है। अगर हमने क्या किया, खेती की, ठीक है, इरिगेशन किया, मैन्योर, फर्टिलाइजर ऐड किया, इंसेक्ट वगैरह का ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो इंसेक्ट हमारे क्रॉप को क्रॉप फेलियर में बदल दिया, ठीक है। और हमने हार्वेस्ट कर लिया, ओवरऑल हमारी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस सक्सेसफुल थी। स्टोर करते टाइम हमने स्टरलाइजेशन नहीं किया, ऐसे ही कहीं भी रख दिए जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस थे, तो बाद में हमारी फसल का जो अनाज था, जो प्रोडक्टिविटी हमें मिली, वो खराब हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टू एंडिंग हमें केयर करना होता है, ठीक है। ये 3 स्टेजेस हैं जिससे हर एक फार्मर को अवेयर होना चाहिए, ताकि उसे कभी भी क्रॉप फेलियर ना हो, ठीक है। क्रॉप का इम्प्रूवमेंट अगर हमें करना है
क्या कर सकते हैं, क्रॉप की वैरायटी का इंप्रूवमेंट करें, क्रॉप के प्रोडक्शन का इंप्रूवमेंट करें और क्रॉप की वैरायटी, अगेन इट इज रिपीटेड, ठीक है। अगर हमको वेरियस तरीके से अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हम अपने क्रॉप की प्रोडक्शन और अपनी क्रॉप की वैरायटी पे फोकस करना चाहिए ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अगर हमें अपनी क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर हमें अपनी क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है तो वो दीज गिवन स्टेप्स हो सकते हैं। पहला, गुड एंड हेल्दी सीड्स का यूज़ करो। अगर अच्छी फसल चाहिए तो अच्छे बीज का यूज़ करो, ठीक है। गुड एंड हेल्दी सीड्स का यूज़ करो। और अगर तुम्हारे पास वो बताया ना सेपरेशन टेक्निक कि बैड सीड्स जो होंगे वो फ्लो करेंगे ऑन द सरफेस और जो बॉटम पे हो जाएंगे सेटल डाउन वो हमारे गुड सीड्स। तो वैसे सेलेक्ट करके गुड और हेल्दी सीड्स का यूज़ करो, बैड सीड्स को रिमूव कर लो या फिर नए नए सीड्स को बना लो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बिटवीन टू और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी विद गुड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रॉप्स। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक क्रॉप है, ठीक है, जिसके सीड में ऐसी कोई एबिलिटी है, ऐसा कोई जीन है जो डिजीज रेजिस्टेंस है, मतलब खुद को बीमारी से बचाने की क्षमता रखता है। और एक दूसरा कोई प्लांट है, ठीक है, जिसके सीड में ये टेंडेंसी है कि वो फास्टर ग्रो करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जीन को लिया और इस जीन को लिया, क्रॉसिंग की दोनों के बीच और एक नया सीड बनाया जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी हो गया और फास्ट ग्रोइंग एबिलिटी भी आ गई। और अब जब इस सीड से हम अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे तो हमारी जो क्रॉप होगी उसमें डिजीज से बचने की भी टेंडेंसी आ जाएगी, प्लस उसमें फास्ट ग्रोइंग एबिलिटी भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन और इस टाइप के सीड्स को बोला जाता है हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट क्या जाता है, हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। फिर किस फैक्टर के लिए, कौन कौन से फैक्टर है जिसके लिए हम अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर है हायर यील्ड के लिए, मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पर एकड़ जमीन पे, 1 एकड़ जमीन पे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए इसलिए हम अच्छे सीड्स और हाइब्रिडाइज सीड्स का यूज करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी मतलब जो भी हमें अपने क्रॉप से ऑब्टेन हो रहा है ग्रेन्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, अच्छे अमाउंट में हमको न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है। फिर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब हमारे क्रॉप के पास ऐसी खुद की सेल्फ टेंडेंसी होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को नेचर से बचा सके, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो चाहे वो एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो बहुत सारे लिविंग फैक्टर्स भी हैं जो हमारे क्रॉप को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट जो बीमारियां कॉज कर सकते हैं, नेमेटोड्स और भी पैथोजेंस, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे किसी भी प्लांट एनिमल को डिजीज कॉज करते हैं उसको हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो पैथोजन इंसेक्ट और नेमेटोड से अपने आप को बचाने की टेंडेंसी रखती हो, ऐसे हमारी फसल होनी चाहिए। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आना, ठीक है, ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, ठीक है, कोल्ड, हीट, फॉर्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्रॉप को इफेक्ट कर सकती है बैडली, ठीक है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू नए नए सीड्स को बनाते हैं तो हमारे क्रॉप के अंदर इन सारी चीज़ों से रेजिस्टेंस आ जाएगा और फिर हमारी क्रॉप नेचुरली खुद को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। और क्या उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, मतलब ये कि हमारी एक क्रॉप जो यूपी में उगाई जा रही है, ठीक है, अगर हम चाहें उसको महाराष्ट्र में उगाने के लिए तो उसके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो महाराष्ट्र की क्लाइमेट कंडीशन को एक्सेप्ट करके वहाँ पे ग्रो कर सके। ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर एरिया में वो ग्रो की जा सके, ठीक है। तो उसमें वाइडर अडेप्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी तो फिर वो कहीं भी किसी भी स्टेट में ग्रो की जा सकती है, किसी भी कंट्री में ग्रो की जा सकती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को भी उस फूड को खाने का मौका मिलेगा, ठीक है।
तो फिर ये क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग एरिया को अडेप्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके, वहाँ पे ग्रो कर सके। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है कि क्रॉप में कुछ सेल्फ कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। उनमें जैसे कि लीफ अच्छे से ग्रो होना, ठीक है। जब लीफ अच्छी होगी तो प्रॉपर टाइप से फोटोसिंथेसिस होगा, और जब फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा तो ऑब्वियसली हाई प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ब्रांचिंग होनी चाहिए, प्रॉपर हाइट होनी चाहिए ताकि सनलाइट ऑब्टेन हो सके, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे क्रॉप में होनी चाहिए। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है इसका कि जैसे कोई फसल हमारी उग रही है, ठीक है, उसको शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक कितना टाइम लग रहा है? 6 मंथ। अगर हमारी एक फसल है जो सोइंग मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके एकदम एंडिंग तक का टाइम 6 मंथ हो रहा है, अगर ये 6 मंथ से वो कम होके 4 मंथ हो जाए अगर, ठीक है, अगर 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है तो हम उसको साल में 2 बार उगा सकते हैं, है ना। साल में 2 बार उगेगी, 6 मंथ एक बार और फिर 6 मंथ एक बार। तो एक ईयर में हम उस क्रॉप को कितनी बार पा रहे हैं? एक ईयर में 2 बार पा सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर में 2 टाइम्स हम इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टाइम 6 मंथ से कम हो गया, अगर 4 मंथ आ गया, ठीक है, 4 मंथ आ गया, तो 4 मंथ में एक बार क्रॉप हो गई, नेक्स्ट 4 मंथ में आ गई एंड नेक्स्ट 4 मंथ में आ गई। ओवरऑल 12 मंथ्स में हम इसको 3 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। तो जहाँ हमारा 2 बार में जितना भी सामान मिलता था, अब उसमें एक टाइम और ऐड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा सामान यानी कि हमारा प्रोडक्टिविटी, हमारा यील्ड जो वो बढ़ के मिला, है ना। अगर ये 6 मंथ में हमको सपोज 20 kg ग्रेन्स मिल रहा था, ठीक है, तो अब 3 मंथ्स में हमको 30 kg मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? एक साल में जहाँ हमको 20 किलो अगर हमारी प्रोडक्टिविटी थी सपोज, तो अब वो 20 किलो से बढ़ के 30 kg आ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने, ठीक है। ये था पॉइंट हमारे क्रॉप की वैरायटी के इम्प्रूवमेंट के बारे में, ठीक है। क्रॉप की प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो क्रॉप का प्रोडक्शन हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? वो ऐसे कि उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम ना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। देखो यहाँ पे क्या है, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रैक्टिसेस कैरीड आउट बाय फार्मर्स टू अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। हाई स्टैंडर्ड पे अगर हमको बहुत अच्छी फसल चाहिए तो हमें इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहला क्या? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हमको अपने क्रॉप में मेंटेन करके रखनी चाहिए। देखो, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर्ड सम एलिमेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। जैसे सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वी ऑल ह्यूमन बींग्स, हमको क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ताकि हम सर्वाइव कर सकें, ताकि हम एनर्जी पा सकें और अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके। वैसे ही हमारे सारे प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, उनको भी अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। दे ऑल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एज लाइक अस। तो हमें क्या करना होता है? उनको भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे हम खुद को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे देते हैं? प्लांट्स तो खाना नहीं खाते ना हमारे तरह, तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है एयर, वाटर और सॉइल से, ठीक है। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? एयर, वाटर और सॉइल से। एयर से उनको कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, ठीक है। वाटर से उनको मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सॉइल से उनको 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, 2 टाइप के, एक माइक्रो और एक मैक्रो, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट प्लांट कम अमाउंट में यूज करते हैं उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, ठीक है। जो कितने टाइप से हैं? 7। जो न्यूट्रिएंट प्लांट्स ज़्यादा अमाउंट में यूज करते हैं उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, और वो फर्दर 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं NPK CAMGS, ठीक है। ये हमारे वो 6 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें आता है आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम एंड कॉपर, ठीक है। जिस न्यूट्रिएंट को प्लांट कम अमाउंट में यूज करते हैं वो माइक्रो, और जिसको ज़्यादा अमाउंट में यूज करते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं,
ठीक है। फर्दर उसके बाद है, जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है फूड से, वैसे प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता है मैन्योर और फर्टिलाइजर से। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, मैन्योर जो होता है ना, वो एक ऑर्गेनिक सोर्स से हमें ऑब्टेन होता है, मतलब ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। ये प्लांट को न्यूट्रिएंट बहुत कम अमाउंट में देता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट अभी हमने पढ़ा मैक्रो एंड माइक्रो, वो बहुत थोड़ा सा प्रोवाइड करता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, मतलब इसको हम नेचुरली बना सकते हैं कैसे? एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट को डीकम्पोज करके, ठीक है। और इस प्रोसेस डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट का जो डीकम्पोजिशन वाला प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बेसिस पे हम इस मैन्योर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैन्योर हमारे फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा मैन्योर जो बेसिकली हमारे घर से जितने भी वेस्ट आ रहे हैं, प्लांट्स के वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, ये सारे एरिकेटेड वीड्स, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट, काउ डंग्स, ये सारे मटेरियल को जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करती है, ठीक है, तो उससे जो मैन्योर मिलता है उसको कहा जाता है कंपोस्ट, ठीक है। इन्हीं सारे मटेरियल का डिकम्पोजिशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, तो उसे बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिकम्पोजिशन हुआ जिन जिन मटेरियल का, यहाँ वही मटेरियल यहाँ भी डिकम्पोज हो रहा है, बस फर्क ये है कि ये बैक्टीरिया फंजाई की वजह से डिकम्पोजिशन होता है तो कंपोस्ट, और अगर अर्थवॉर्म का यूज होकर के डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। एक और मैन्योर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। ये क्या होता है? जैसे एक फसल होती है, उसको हमने उगाया, ठीक है, अब अपने ही फील्ड में उगाया, मतलब एक एरिया लिया अपने फील्ड का, वहाँ पे हमने कुछ ग्रीन प्लांट्स उगाए। जब उनकी ग्रोथ हो गई तो उनको हार्वेस्ट करके उसी फील्ड में छोड़ दिया, सॉइल में बहुत सारे डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है, इन प्लांट्स का डिकम्पोजिशन करेंगी, ठीक है, और फिर इस प्लांट के अंदर जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फॉस्फोरस हो, वो सारा सॉइल में ऐड हो जाएगा, और फिर जब उस सॉइल में कोई प्लांट ग्रो करेगा तो उस प्लांट को भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, इसीलिए ये टाइप का ग्रीन मैन्योर कहलाता है, ठीक है। तो बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प या फिर ग्वार, सन हेम्प या फिर ग्वार, ये ऐसे फसल है या ये ऐसे पेड़ हैं, इनको ग्रो कर दिया जाता है, और ग्रो करने के बाद इनको उसी सॉइल में छोड़ दिया जाता है। जब उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्योर, जो हमारे प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर रही है? इनडायरेक्टली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कैसे प्रोवाइड करते हैं? पहले ये सॉइल में ऐड करेंगे, सॉइल से फिर प्लांट यूज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा टाइप हमारा क्या होता है? फर्टिलाइजर, ठीक है। सेकेंड टाइप है अपना फर्टिलाइजर। पहला था हमारा न्यूट्रिएंट का सब सोर्स प्लांट्स के लिए मैन्योर, दूसरा सोर्स है फर्टिलाइजर, ठीक है। प्लांट जो है न्यूट्रिएंट 2 तरीके से मिलते हैं, या तो फर्टिलाइजर या तो मैन्योर। मैन्योर हमने डिस्कस किया, फर्टिलाइजर पढ़ते हैं, दोनों में क्या ही डिफरेंस है अभी समझ आएगा। ये कॉमर्शियली प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए भी बनाया जाता है, मतलब फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है कि अगर हमें न्यूट्रिएंट की कमी है तो थोड़ा सा फर्टिलाइजर यूज कर ले, नहीं, ये कॉमर्शियली प्लांट्स के लिए मेड है। कभी गलती से एनिमल से यूज कर लेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। ये बेसिकली प्लांट्स को कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NPK, ठीक है। दे आर यूज्ड टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनमें ग्रोथ अच्छी होने के लिए हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक लीफ, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, ठीक है, गिविंग राइज टू अ हेल्दी प्लांट। ओवरऑल जब ये सारे प्लांट के पार्ट अच्छे से ग्रो करेंगे तो ओवरऑल हमारा प्लांट भी अच्छे से हेल्दी प्लांट बनते हैं, ठीक है। तो ये था अपना फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, मतलब नेचुरल, ठीक है, और ये फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ये प्रिपेयर होता है एनिमल प्लांट के वेस्ट से, और फर्टिलाइजर प्रिपेयर होता है केमिकल्स का यूज करके, ठीक है।
ये जो है नो पोल्यूशन कॉज करते हैं। मैन्योर जो होते हैं वो पोल्यूशन कॉज नहीं करते, लेकिन फर्टिलाइजर सॉइल और वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर अच्छे भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे भी होते हैं। ठीक है, ये मोर टाइम यूज़ करता है, बहुत टाइम लगता है मैन्योर बनाने में, लेकिन ये लेस टाइम में बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये चीप भी होता है, सस्ता भी होता है। फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में मैन्योर चीपर होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो ये था अपना न्यूट्रिएंट एबिलिटी मेंटेन करना। दूसरा क्या होता है, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के बारे में बताऊंगी। तो जो इरिगेशन होता है, जैसे हमारे घर पे पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो करें, वैसे ही जब हम एक बड़ी सी क्रॉप फील्ड में वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है इरिगेशन। ठीक है, वाटर सप्लाई टू क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। इसमें क्या होता है, ensuring that the crop get water at right stages during their growing season can increase expected yield of the crop। अगर हम टाइमली प्लांट्स को इरिगेट कर देते हैं तो जो हमारा प्लांट होता है ना, वो अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करता है, अच्छी ग्रोथ करता है, जिससे हमारी यील्ड अच्छी आती है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज एक क्रॉप मैंने लगाई, एटलीस्ट उसको 3 वीक बाद ही जस्ट उसको इरिगेशन प्रैक्टिस इन्वॉल्व करनी होती है। लेकिन अगर हम 3 वीक की बजाय हमारा मन है हम अभी नहीं, हम चाहे जब प्रोवाइड करेंगे नहीं, तो ऐसा अगर होगा तो क्रॉप फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर टाइम पे वाटर प्रोवाइड करने से हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, इरिगेशन भी फॉर वाटर इरिगेशन जब होता है, जब इरिगेशन होता है तो वो कई सारे सोर्सेज से होता है, जैसे कि वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स, ठीक है, एंड टैंक्स। अब तो ट्यूबवेल्स आ गए, पहले के टाइम पे वेल्स होते थे। ठीक है, तो ये हमारे वाटर सोर्सेज है जिससे हम इरिगेशन की प्रैक्टिस को कंप्लीट करते हैं। इरिगेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चाहे जितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दो, उसका भी एक अमाउंट लिमिटेशन होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पानी जो है फ्रेश वाटर हम इरिगेशन में यूज़ कर डालें और फिर हमारे सेल्फ यूज़ के लिए ना रहे। ठीक है, तो सस्टेनेबल वे में हमें फार्मिंग करनी चाहिए ताकि हमारे रिसोर्सेज भी बचे रहें और हमारी फार्मिंग भी कंप्लीट होती रहे। तो इरिगेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ ड्रिप इरिगेशन होते हैं, कुछ स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं, जिससे वाटर का ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता है और इरिगेशन भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।